दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों लोकसभा चुनाव में अब महज 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और इस देश के सामने एक नई सरकार होगी। लेकिन जो लोग पुरानी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, जो लोग यथास्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं, उस यथास्थिति को बरकरार रखने की प्रक्रिया में अब एक बहुत बड़ा रोड़ा उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोड़ा इस मामले में कि नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ अब कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई दे रही है कि क्या वो तीसरी बार राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल से या राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले पाएंगे। एक तरह से लोगों ने मान लिया था कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ आना स्वीकार किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ अब करीब करीब क्लियर हो गई है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन सोचा भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी ने, सोचा भी नहीं होगा आरएसएस ने कि इतना बड़ा अवरोध भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में भी खड़ा हो सकता है कि नीतीश कुमार के आने के बाद भी तीसरी शपथ हो पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल ये मामला कहीं और से नहीं, ये मामला महाराष्ट्र से शुरू होता है और राजस्थान हरियाणा होते हुए देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचता है। एक सिरा रांची से जुड़ता है तो दूसरा सिरा इस देश के मंडलवादी राजनीति और कमंडल की राजनीति के सबसे बड़े प्रयोग स्थली के तौर पर पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है। मामला सिर्फ इंडिया गठबंधन का नहीं है, मामला सिर्फ एनडीए गठबंधन का नहीं है, मामला सिर्फ बुलडोजर मॉडल का नहीं है, बल्कि इस देश में आरक्षण की राजनीति की जो बात सिर्फ यूपी बिहार तक मानी जाती थी, वो अब कई दूसरे राज्यों की सियासत को अपने लपेटे में ले रही है। बात महाराष्ट्र की है, पर सबसे पहले चर्चा महाराष्ट्र की ही करता हूं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ईडी के बाद, ईडी की नोटिस के बाद एनसीपी छोड़कर, शरद पवार का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार के साथ आए। छगन भुजबल ने इस्तीफा दे दिया है। छगन भुजबल ओबीसी से आते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आधार वोट बैंक है और ओबीसी तबके के बीच जिस प्रकार का असंतोष दिखाई दे रहा है, उस असंतोष की कल्पना तो बीजेपी ने भी नहीं की थी। एक नाथ शिंदे की सरकार का एक ऑर्डिनेंस एक नाथ शिंदे की सरकार का, जिसमें कुणबी मराठाओं को, जिनके पास भी कुणबी सर्टिफिकेट है, उनके पूर्वजों का सर्टिफिकेट, जो निजाम के दरबार की तरफ से कुणबी सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया, उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का जो अध्यादेश एक नाथ शिंदे की सरकार ने निकाला, उस अध्यादेश को लेकर एक तरफ तो मराठा वोट साधने की कोशिशें हुई, उसमें कामयाबी नहीं मिली, और दूसरी तरफ जो वोट अपने पास था वो अब छिटकने का खतरा पैदा हो गया है। सियासत इसी को कहते हैं, जिसको साधने चले थे वो साथ आने को तैयार नहीं। मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन की धार को देखते हुए, उस आंदोलन में उमड़े जनसैलाब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने झुकने का फैसला ले लिया। लेकिन सबको पता है कि आप कुछ भी दे दे मराठाओं को, जो पेशवा के जमाने से मराठों और चितपावनों के बीच जिस प्रकार के अविश्वास की खाई है, उसमें चितपावन वर्चस्व वाले आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ मराठे कभी जा नहीं सकते। लेकिन उनके आंदोलन की धार इतनी थी, महाराष्ट्र के सामाजिक समीकरण ऐसे थे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, और उस झुकने के चक्कर में जो बीजेपी के पास अपना वोट बैंक है वो पूरी तरह से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 लोकसभा सीटें बीजेपी की है, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, और बीजेपी के अलायंस पार्टनर रहे उस वक्त की यूनाइटेड शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की विरासत, उस शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी। लेकिन सवाल है कि क्या अब नितिन गडकरी ही खाता खोलेंगे? डर का सिर्फ एक कारण महाराष्ट्र है, पूरा कारण महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि दूसरे हिस्सों में भी कहीं से भी यह नहीं लग रहा कि राम मंदिर का मुद्दा उछालने के बावजूद, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने के बावजूद
एक राष्ट्रव्यापी हाइप क्रिएट करने की कोशिश करने के बावजूद राम मंदिर का मुद्दा 22 जनवरी को दोपहर 2 बजते बजते वो मुद्दा अचानक प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उस मुद्दे की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नायक और इस देश में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रशंसक माने जाने वाले, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक, भारत विभाजन के सबसे बड़े खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना के प्रशंसक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर एक बार फिर से एक कवायद की गई कि कहीं ना कहीं मंदिर आंदोलन की, मंदिर मुद्दे की राजनीतिक तपिश को बरकरार रखा जा सके। लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। अब दूसरे हिस्से में कहीं किसानों का मामला सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी एमएसपी गारंटी की मांग है। कहीं महिला पहलवानों का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं वैकेंसी ना आने से नाराज नौजवानों का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं बेरोजगारी का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं अग्निवीर का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है, तो कहीं जाति जनगणना का मुद्दा भी सर चढ़कर बोल रहा है। और इन सब के बीच फिर चुनावी हिंदुत्व कहां टिकता है? ये सारे मुद्दे चल ही रहे थे कि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते मुख्यमंत्री बने, अपने चेहरे पर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने, अपने चेहरे पर अपने दल और गठबंधन को जिताकर मुख्यमंत्री बने, बहुमत की सरकार चला रहे इस देश के इकलौते आदिवासी नेता जो अपने बूते जीत कर आए, अपने चेहरे पर जिता कर लाए, हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया। उनकी जगह नए मुख्यमंत्री आए। बीजेपी ने कल्पना की थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे को एक बार फिर से आगे बढ़ाने का वो सुनहरा मौका हेमंत सोरेन दे देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कोल्हान इलाके से आने वाले दूसरे आदिवासी नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर पूरी सियासत को 180 डिग्री पर उलट देने का काम किया है। हेमंत सोरेन जेल में जरूर है, ईडी की हिरासत में जरूर है, लेकिन हेमंत सोरेन सियासत को अपने हिसाब से जिस प्रकार से आदिवासी चेतना को सामने लेकर आए, हेमंत सोरेन की भूमिका को झारखंड तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए। उस उड़ीसा में जहां बीजेपी को 8 सीटें मिली, उस छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी को लोकसभा की 9 सीटें मिली, और उस पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके में, जिस जंगल महल इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभा सीटें जीती, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने की भी संभवतः नहीं सोच पा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने दांव तो बड़ा चल दिया। और मामला सिर्फ हेमंत सोरेन का नहीं है, मामला अखिलेश यादव का भी है, मामला जयंत चौधरी का भी है, मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी है। और अशोक गहलोत के चुनाव हार जाने से जिस प्रकार से सचिन पायलट का भी ईगो सेटिस्फाई हुआ है, सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं ये लगा है कि आज 78 साल के हैं, 5 साल बाद 83 साल के होंगे। अशोक गहलोत राज्य की सियासत से कम मुख्यमंत्री पद की होड़ से बाहर हो गए। तो कांग्रेस पार्टी को परफॉर्म करके लाने के लिए एक तरफ जहां अशोक गहलोत अपनी सियासी अहमियत को बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट कोशिश करेंगे। तीसरी तरफ वसुंधरा राजे की नाराजगी भारी पड़ेगी। तो चौथी तरफ राजस्थान में इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है, सरकारी कर्मचारियों के बीच ये डर बैठा हुआ है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते होते ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, जो अशोक गहलोत ने वापस बहाल कर दी थी, उस पेंशन व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ लोकसभा चुनाव के डर से खत्म नहीं कर रही है, चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो। यह डर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन अब समय की बात है। चंडीगढ़ में हो चुका, और चंडीगढ़ वाला प्रयोग दिल्ली में नहीं हो पाएगा। यहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होगा, बल्कि वो भारत सरकार काम करने वाला या दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाला सरकारी कर्मचारी होगा। कई राज्यों में बीजेपी फंस गई। कर्नाटक जिसने 25 सीटें दी थी, वहां फंस गई है बीजेपी। वहां न सत्ता है, न नैरेटिव है, न समीकरण है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। तो नीतीश कुमार के आ जाने से
इस बात को लेकर तो बीजेपी कुछ हद तक सहमत हो सकती है, कुछ हद तक उसे शांति और सुकून मिल सकता है कि जो 180 लोकसभा सीटों तक सिमटने के हालात थे, वो हो सकता है कि बीजेपी 200 के आंकड़े को छू ले। लेकिन 200 के आंकड़े में और 272 के आंकड़े में बहुत बड़ा फर्क होता है। यह भारतीय जनता पार्टी को पता है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ है, जिस प्रकार से झारखंड में हुआ है, इस देश के 7.5%, 8% के करीब माने जाने वाले आदिवासी समुदाय के बीच क्या मैसेज गया है, यह कहने की जरूरत नहीं है कि एक अपने बूते निर्वाचित मुख्यमंत्री को किस प्रकार से ईडी ने जेल में डाला। मामला भ्रष्टाचार का है या नहीं है, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन ईडी एक तरफा विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये बताने के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने चला जाता है, उसके घर ईडी नहीं पहुंच पाती। जिसको पहले से नोटिस मिला हुआ है, वो बीजेपी में जाकर उसके बाद ईडी की जांच से मुक्ति पा लेता है, चाहे हेमंता विश्व शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो, या फिर बीजेपी के गठबंधन सहयोगी बने एकनाथ शिंदे का पूरा गुट हो, या अजीत पवार का गुट हो। ये सब के सब इसके उदाहरण हैं। तो इन सब उदाहरणों के बीच मोहन यादव, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के जनाधार में स्नेह लगा देंगे, इसकी उम्मीद तो बीजेपी को भी नहीं है। इन सब के बीच भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी भजन गाते हुए 25 में 25 सीटें सुनिश्चित करा देंगे, ये उम्मीद भी, ये मुगालता भी बीजेपी को नहीं है। और चैतर बसावा के जेल से छूटने के समय चैतर बसावा की सभा में जिस प्रकार की भीड़ दिखाई दी है, वो गुजरात के ट्राइबल समाज को, उस ट्राइबल समाज के हित को, उस ट्राइबल समाज यानी गुजरात के आदिवासी समाज के उस पूरे के पूरे ट्राइबल कॉन्शसनेस को, सामाजिक चेतना को एक नए सिरे से प्रतिबिंबित कर रही है। और इन सब हालातों को एक साथ जोड़कर देखें तो लद्दाख को भी मत भूलिए, जहां लद्दाख में पूर्ण राज्य के लिए प्रदर्शन हो रहा है। उस हालात में उस दौर को भी मत भूलिए जब उत्तराखंड में भी प्राकृतिक आपदा से लेकर सेना में भर्ती के लिए जिन दो राज्यों में से सबसे ज्यादा नौजवान यदि प्रतिशत के आधार पर करें, जनसंख्या के, उन राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर यदि गणना करने की कोशिश करें तो उत्तराखंड और हिमाचल, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां के नौजवान सबसे ज्यादा, वहां की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं। शायद ही कोई घर होगा इन दोनों राज्यों में जिस घर से कोई ना कोई सेना में ना हो। तो उस हालात को आप देखने की और परखने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार यूपी जैसे इलाके हो, अग्निवीर की स्कीम कितनी भारी पड़ने वाली। तो एक तरफ आदिवासी चेतना का उभार, दूसरी तरफ नौजवानों की चेतना का नए सिरे से संगठित होना, रेलवे में इतनी कम वैकेंसी आना, और इन सब के बीच चाहे पेंशन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे जाट अस्मिता का मुद्दा हो, इन सब के बीच यदि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों को परखने की कोशिश करें तो आज की तारीख में चुनावी रूप से भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी ज्यादा दिख रही है कि जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का औपचारिक ऐलान इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हो गया, उसके बाद ये सारी अलग अलग दिख रही चेतनाएं, सोशल कॉन्शसनेस, ये एक नए रूप में, नए मुद्दे के रूप में दलित चेतना के साथ भी जाकर जुड़ सकती है। और वो दलित चेतना जो बहुजन समाज पार्टी के कहीं ना कहीं चुनावी रूप से ठंडे पड़ने की स्थिति में लाभार्थी चेतना में तब्दील हुई दिखी है, 5 किलो राशन में तब्दील होती हुई दिखी है, उस राशन के सहारे एक वोट बैंक में तब्दील होती हुई दिखी है। अब दरअसल जिस प्रकार से इस देश में अति पिछड़े वर्गों की एक छोटी सी आबादी, बड़ी आबादी भी कह सकते हैं कि तकरीबन 50% ईबीसी आबादी इस देश की नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मुखर हो गई, प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुखर हो गई। बिल्कुल उसी प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आधार रहा मतुआ समुदाय भी एकजुट हो सकता है। असम से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्यों का दलित समाज एकजुट हो सकता है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में तो पहले से दलित चेतना उफान पर रही है। प्रकाश आंबेडकर भी अब साथ आ चुके हैं इंडिया गठबंधन के।
महाविकास आघाड़ी का वो हिस्सा है महाराष्ट्र में। तो बीजेपी के लिए, नागपुर के लिए, दिल्ली के लिए, गुजरात लॉबी के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता के लिए अब योगी है उपयोगी। सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम आज की तारीख में नीतीश कुमार भी बीजेपी का बहुत हद तक बना पाने की स्थिति में नहीं है, और जितना काम वो बीजेपी का बना रहे हैं उसकी पूरी कीमत भी वो वसूल रहे हैं, इसकी भी चर्चा है। तो इन सब के बीच हालातों को परखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह अंदाजा बखूबी है कि हेमंत सोरेन के मुद्दे ने जहां एक तरफ एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा की, राजनीतिक दुश्वारियां पैदा की, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की परिस्थितियों ने उन दुश्वारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल शॉक, चुनावी झटका देने की जो तैयारी की है, उस झटके से बीजेपी शायद ही उबर पाए। वैसे सियासत में कौन कब उबर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरफा भले ना हो, इंडिया गठबंधन के पक्ष में काफी हद तक दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को फील गुड और इंडिया साइनिंग जैसे चुनावी बयार के बावजूद जब राम मंदिर को लेकर ही लोगों में जोश नहीं है, राम मंदिर को का क्रेडिट जब जनता सुप्रीम कोर्ट को देने पर तैयार है, तो उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए कौन सा चुनावी रास्ता बचता है? अंततः उसी हिंदुत्व का, उसी चुनावी हिंदुत्व का जो बार बार एक घिसे हुए कैसेट की तरह बन गया है। हर चुनाव में एक ही कैसेट बजा देने से चुनावी नैया पार हो जाएगी, बीजेपी को भी नहीं लगता है। नागपुर से दिल्ली तक आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से हिली हुई है, उसी हिली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अवसर तलाशा है। उसी हिली हुई परिस्थिति में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल भी तलाशने की कवायद कर रहे हैं, और उसी बीजेपी की हिली हुई परिस्थितियों में दुष्यंत चौटाला भी अपनी परिस्थितियों को लेकर कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। लेकिन गंभीरता का आलम तो सबसे ज्यादा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा मुख्यालय में है। प्रधानमंत्री आवास के मौजूदा निवासी नरेंद्र मोदी के पास है, और गंभीरता का यह आलम नागपुर से लेकर झंडेवालान तक है। तो देखते हैं गंभीरता के बीच चुनाव को हल्के फुल्के अंदाज में लेने और विपक्ष को कमजोर समझने की भूल कितनी भारी पड़ती है। ईडी विपक्षियों को डरा सकती है, धमका सकती है, लेकिन याद रखिए ईडी और सीबीआई इस देश में जनमत को नहीं डरा सकते, और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता बनने जा रही है। मोटा मोटी यदि एक लाइन में कहा जाए तो यह चुनाव नेशनल कैरेक्टर का चुनाव नहीं है, ये 1989 नहीं है, ये 2014 नहीं है, ये 2019 नहीं है, बल्कि इस चुनाव का स्वरूप क्षेत्रीय है। ये चुनाव कहने को लोकसभा चुनाव है, जैसे 91, 96, 98, 99 और 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसी तरह का चुनाव है। इसका कैरेक्टर 1989, 2014 और 2019 की तरह राष्ट्रीय नहीं है, और यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।